नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज की खास क्लास में। आज की क्लास किताबों से नहीं, सीधे वैदिक काल से होने वाली है। इस वीडियो के बाद वैदिक काल का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक ऐसा समझ में आएगा कि आप इसे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ इस नई जर्नी की शुरुआत करते हैं और जुड़े रहे आखिर तक और अपने दोस्तों को लिंक जरूर शेयर करें। स्वागत है आपका उस युग में जहां शब्द ही शक्ति थे। अग्निमेले पुरोहितम यज्ञस्य अग्नाये स्वाहा। सोचिए जरा भारत की उस शुरुआत को, जब न कोई राजधानी थी, न पक्की सीमाएं और न ही कानून की किताबें। फिर भी लोग जानते थे कि कौन नेतृत्व करेगा, कौन निर्णय लेगा और कौन समाज को दिशा देगा। यही वह दौर था जहां सत्ता तलवार से नहीं, परंपरा और सहमति से चलती थी। जहां राजा अकेला शासक नहीं था, बल्कि सभा और समिति के सामने जवाबदेह था। इसी समय मंत्र गूंजते थे, यज्ञ होते थे और समाज धीरे धीरे अपने नियम खुद गढ़ रहा था। लेकिन यही शांत दिखने वाला वैदिक समाज आगे चलकर बड़े बदलावों की जमीन भी तैयार कर रहा था। खेती का विस्तार, स्थायी बसावट, वर्ण व्यवस्था का उभार और सत्ता का केंद्रीकरण। यही वह समय था जिसे हम वैदिक काल कहते हैं। यहीं से हमें ऋग्वेद के मंत्र मिलते हैं, जनजातीय जीवन की झलक मिलती है और राजा, सभा व समिति जैसे शुरुआती राजनीतिक ढांचे दिखाई देते हैं। आज इस वीडियो में हम वैदिक काल को तारीखों की तरह नहीं, बल्कि एक जीवित प्रक्रिया की तरह समझेंगे, जहां से आगे चलकर जनपद, महाजनपद और भारतीय राज्य व्यवस्था का जन्म हुआ। देखिए दोस्तों, मैं वैदिक काल से बात कर रहा हूं। मैं आपको खुद इस काल के बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों, इस काल को चरणों में समझा जाता है। प्रारंभिक वैदिक काल यानी ऋग्वैदिक काल, जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक है, और दूसरा उत्तर वैदिक काल, जो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। आइए अब वैदिक काल के साहित्य को ब्रेन बोर्ड भाई से समझते हैं। वैदिक साहित्य को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया जाता है, श्रुति और स्मृति। श्रुति का शाब्दिक अर्थ है जो सुना गया हो। माना जाता है कि ये ग्रंथ ऋषियों द्वारा रचित नहीं, बल्कि दिव्य ज्ञान के रूप में सुने और अनुभव किए गए हैं। यही कारण है कि श्रुति साहित्य को सबसे अधिक प्रामाणिक और पवित्र माना जाता है। श्रुति साहित्य के अंतर्गत मुख्यतः 4 वेद आते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण है ऋग्वेद, जिसमें कुल 1028 सूक्त हैं। ये सूक्त विभिन्न देवताओं, विशेष रूप से इंद्र, अग्नि और वरुण की स्तुति में रचे गए हैं। ऋग्वेद से हमें प्रारंभिक वैदिक समाज की राजनीतिक व्यवस्था, पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था और सरल धार्मिक जीवन की स्पष्ट जानकारी मिलती है। प्रत्येक वेद के साथ 4 प्रकार के ग्रंथ जुड़े होते हैं: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। संहिता में मंत्रों और सूक्तों का संकलन है। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों और कर्मकांडों की विस्तृत व्याख्या करते हैं। आरण्यक ग्रंथ कर्मकांड से दर्शन की ओर संक्रमण को दर्शाते हैं। उपनिषद ज्ञान, आत्मा और ब्रह्म जैसे दार्शनिक प्रश्नों पर केंद्रित हैं और इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। अब समझिए स्मृति साहित्य। स्मृति का अर्थ है जो याद रखा गया हो। स्मृति साहित्य को श्रुति की तुलना में कम पवित्र माना गया, लेकिन इसका सामाजिक और कानूनी महत्व अत्यंत अधिक था। स्मृति ग्रंथ मानव द्वारा रचित माने जाते हैं और समय समय पर इनमें परिवर्तन भी हुआ। स्मृति साहित्य के अंतर्गत मुख्यतः धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र आते हैं। इसमें महाकाव्य जैसे रामायण और महाभारत भी शामिल हैं। इन ग्रंथों में समाज के नियम, कर्तव्य, आचरण, वर्ण व्यवस्था और जीवन के आदर्शों का वर्णन मिलता है। उदाहरण के लिए, धर्मशास्त्रों में वर्ण और आश्रम व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित और कठोर रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो उत्तर वैदिक और उसके बाद के समाज को समझने में सहायक है। जहां एक ओर श्रुति साहित्य हमें प्रारंभिक वैदिक काल की जानकारी देता है, जहां समाज अपेक्षाकृत सरल और समानतावादी था, वहीं दूसरी ओर स्मृति साहित्य में हमें उत्तर वैदिक और उत्तर वैदिक समाज की झलक मिलती है, जहां सामाजिक जटिलता, वर्ण व्यवस्था की कठोरता और कर्मकांड की प्रधानता बढ़ जाती है। इस प्रकार वैदिक साहित्य केवल धार्मिक ग्रंथों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह भारतीय समाज के बौद्धिक,
सामाजिक और राजनीतिक विकास की क्रमिक प्रक्रिया को समझने की कुंजी है। ये साथियों, अब वैदिक काल के समाज, राजनीतिक जीवन और प्रशासन व्यवस्था को समझते हैं। प्रारंभ में वैदिक आर्य सप्त सिंधु यानी 7 नदियों की भूमि के रूप में जानी जाने वाली भूमि पर रहते थे। ये 7 नदियां थीं सिंधु, विपासा यानी कि व्यास, वितस्ता यानी कि झेलम, परुष्णी यानी रावी, असिकनी जिसे चेनाब कहते हैं, शूतुद्री यानी सतलुज और सरस्वती जो आज विलुप्त हो चुकी है। भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व की स्पष्ट अवधारणा अभी विकसित नहीं हुई थी, इसीलिए संघर्ष का केंद्र भूमि नहीं बल्कि पशुधन था। हमारे काल में गाय को लेकर युद्ध हो जाते हैं, जिन्हें गविष्टि कहा जाता है। इसे याद रखना, क्योंकि परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। युद्ध सीमित और जनजातीय स्वरूप के थे, जिनका उद्देश्य स्थायी विजय नहीं बल्कि संपत्ति की प्राप्ति होता था। अब समझिए वैदिक काल का राजनीतिक जीवन, पॉलिटिकल लाइफ इन वैदिक एज। यह भाग आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। पूर्व वैदिक काल में राजनीतिक संरचना में शासन का राजशाही रूप शामिल था, जिसमें राजा को राजन के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, मैं हूं राजन। इस युग में मैं वंशानुगत हूं, लेकिन पूरी तरह निरंकुश नहीं हूं। मुझे गौपति भी कहते हैं, क्योंकि मैं मवेशियों की रक्षा करता हूं। मैं सभा और समिति की मदद से शासन करता हूं। राजा का मुख्य कार्य था जनजाति की रक्षा करना, युद्ध में नेतृत्व करना, कानून और व्यवस्था बनाए रखना, यज्ञों और धार्मिक अनुष्ठानों का संरक्षण करना था। यह राजनीति किसी केंद्रीकृत राज्य या साम्राज्य पर आधारित नहीं थी, बल्कि कबीलाई संगठन और सामूहिक निर्णय प्रक्रिया पर टिकी हुई थी। वैदिक काल में राजनीति का उद्देश्य शासन करना नहीं, बल्कि समुदाय की रक्षा और संतुलन बनाए रखना था। प्रारंभिक वैदिक काल में राजनीतिक इकाई जन थी, न कि राज्य। जन मूलतः एक कबीला या जनजाति था, जिसकी पहचान रक्त संबंध और साझा परंपराओं से होती थी। किसी निश्चित भूभाग की अवधारणा स्पष्ट नहीं थी, इसलिए इस काल में क्षेत्रीय राज्य का अभाव था। यही कारण है कि प्रारंभिक वैदिक राजनीति को जनजातीय राजनीति कहा जाता है। सामाजिक समूह का श्रेणीबद्ध विभाजन कुल यानी परिवार, फिर ग्राम, फिर विश्व, उसके बाद जन के रूप में किया गया था। अब समझिए सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाएं सभा और समिति, जिससे पेपरों में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभा शब्द आर्ग वैदिक काल में एक समूह को संदर्भित करता है। जन के बड़े सदस्यों द्वारा सभा में भाग लिया जाता था। इस सभा में सभावती के नाम से जानी जाने वाली महिलाओं ने भी भाग लिया था। हालांकि उत्तर वैदिक काल में महिलाओं ने सभा में भाग लेना बंद कर दिया था। सभा में संगीत, नृत्य और जादू टोना के साथ साथ जुआ भी खेला जाता था। इस सभा द्वारा प्रशासनिक और न्यायिक कार्य किए जाने के साथ दैनिक जीवन के मामलों पर चर्चा की जाती थी। समिति एक राजनीतिक संगठन और निर्णय लेने वाली संस्था थी। राजा सभा और समिति का समर्थन हासिल करने के लिए उत्सुक रहते थे। लोगों की सभा में किए जाने वाले राजनीतिक कार्य और विचार विमर्श को समिति द्वारा निष्पादित किया जाता था। राजनीतिक कार्य के अलावा समिति दार्शनिक मुद्दों पर भी चर्चा करती थी। सभा में प्रार्थना और धार्मिक समारोह प्रमुख विषय के रूप में शामिल होते थे। हालांकि इस सभा को पूर्व वैदिक काल के अंत में जाकर महत्व मिला। विदत ये सबसे पुरानी जनजातीय सभा थी। ऋग्वेद में विदत शब्द का 122 बार उल्लेख हुआ है और इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण सभा प्रतीत होती है। इस सभा का उद्देश्य धर्मनिरपेक्ष, सैन्य, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक उद्देश्यों के लिए निर्णय लेना था। इन सभाओं में महिलाओं की समान भागीदारी थी। विभिन्न कुलों और कबीलों ने अपने देवताओं की पूजा के लिए विदत का एक सामान्य आधार के रूप में इस्तेमाल किया। प्रशासन और अधिकारी वैदिक काल में कोई विकसित नौकरशाही नहीं थी, लेकिन कुछ प्रशासनिक पद मौजूद थे, जैसे पुरोहित, धार्मिक और सलाहकार भूमिका वाले व्यक्ति, सेनानी, युद्ध और सुरक्षा का दायित्व रखने वाले व्यक्ति, ग्रामणी, ग्राम स्तर का प्रमुख व्यक्ति। ये पद आज के प्रशासन की तरह स्थायी नहीं थे, बल्कि आवश्यकता आधारित थे। कर